आपके लिए। लेकिन चलिए एक और दिग्गज एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने माने फंडामेंटल एक्सपर्ट राजेश अग्रवाल। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका एटीन स्वदेश पर। राजेश जी, पहले तो एक क्लैरिटी मुझे चाहिए, आपके जो फर्म का नाम है इसको हम ओम कैपिटल बोलें या फिर AUM कैपिटल बोलें, क्या बोलें इसको सर, आप क्या कहते हैं? नमस्कार अभिषेक जी, नमस्कार मानसी जी और बाकी भी जो पैनल मित्रगण है सबको नमस्कार। आपको, आपकी पूरी टीम को और पैनल में जो लोग भी हैं या दर्शक हैं सबको हमारी कंपनी ओम कैपिटल की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली उम्मीदों वाली बहुत है। शुक्रिया सर। पिछले एक साल से कोई उम्मीद पूरी नहीं हुई है निवेशकों की, तो ये दिवाली बहुत उम्मीदों वाली है। लगता है ट्रम्प साहब को सद्बुद्धि आए, ये इसी उम्मीद के साथ। और जहां तक हमारी कंपनी ओम कैपिटल का नाम का सवाल है, उसे ओम कैपिटल ही कहते हैं, बट कुछ ओम लोग AUM कैपिटल, कैपिटल भी कहते हैं, ठीक बट है, ये एक्चुअली में ओम ठीक है। कैपिटल ही है। नहीं नहीं, मेरे मेरे मन में सर सवाल था। अच्छा, मैं कई बार सोच रहा था और हमने तो AUM कहा भी कई बार भी, आपने चूंकि एतराज किया नहीं तो फिर हम कहते चले गए। फिर मेरे मन में एक दिन खटका कि नहीं, शायद ये ओम होगा। फिर हमने सोचा कि एक्चुअली नहीं, ये आपसे दोनों पूछ ही लेते हैं आज। ये दोनों ही चलते हैं। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, कुछ वैसे कहते हैं, बट है ओम कैपिटल ही। ठीक है, ओम कैपिटल है। आज से सर हम सबको बोल भी देते हैं कि नहीं, ओम कैपिटल ही कहें। इतना अगर खूबसूरत नाम है फिर हम अंग्रेजी के पीछे क्यों जाए, AUM क्यों बोलें। ठीक है, AUM से थोड़ा और भी सेंस निकल जाते हैं। एक शेयर के बारे में राजेश सर आपसे जानना चाहेंगे, डिक्सन टेक। हम देख रहे हैं कि 2 दिन में शेयर करीब करीब 1000 रुपये ये टूट गया और LG इलेक्ट्रॉनिक्स की आज लिस्टिंग हो गई, बम्पर लिस्टिंग। तो इसी स्पेस में एक और दमदार विकल्प ऐसा आ गया जहां पर लोग कह रहे हैं कि नहीं, वैल्यूएशन थोड़े से अभी भी रीजनेबल हैं। आप कैसे देख रहे हैं डिक्सन की चाल को? और LG इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि शायद IPO में लगा नहीं, मतलब बहुत सारे लोगों ने अप्लाई नहीं किया होगा, जिन्होंने अप्लाई किया भी तो सबको लगा नहीं होगा क्योंकि सब्सक्रिप्शन इतना हाई था। अभी क्या करना है, आपकी राय क्या है LG इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर को लेकर? देखिए अभिषेक जी, अगर एक एक करके लिया जाए तो मैं समझता हूँ डिक्सन नो डाउट एक बहुत अच्छी कंपनी है और EMS स्पेस में अच्छा कामकाज कर रही है। नए ऑर्डर्स उनके आ रहे हैं, नए टाइप्स, नोटबुक, मोबाइल्स सभी में बने हुए हैं। लेकिन जहां मैं वैल्यूएशन पे नजर डालता हूँ तो 3 डिजिट की PE में मेरा थोड़ा सा कंफर्ट डगमगाने लगता है। तो इस वक्त नई खरीदारी की सलाह हम इसमें नहीं दे रहे हैं। किसी के पास है वो बना रह सकता है, या किसी कारण से स्टॉक करेक्ट करता है तो वहां पे खरीदारी की जा सकती है। जहां तक LG की बात है, कोई डाउट ही नहीं है कि एक बहुत स्ट्रांग कंपनी है, एक अच्छा ब्रांड है जो कि करीब करीब 3 दशक से भारतीय घरों में है। कुछ नए लॉन्चेस ऐसे हुए जो कंपनी ने पहली बार खुद ही किए, जैसे कि स्मार्ट टीवी हो या 4000 OLED टीवी हो। पेरेंट की R&D की वजह से इनकी अच्छी बढ़त बनी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में ये लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं, करीब करीब $600 मिलियन का श्री सिटी में एक्सपेंशन कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। और अगर मोबाइल फोन को छोड़ दिया जाए और दूसरे कंज्यूमर गुड्स में देखा जाए तो नंबर 1 कंपनी कही जा सकती है। अब रहा सवाल इन्वेस्टमेंट का, इन लेवल्स पे तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा रुकना चाहिए, क्योंकि आज लिस्टिंग के दिन ही 50-60% बढ़ गया। तो इस वक्त नई खरीदारी वालों के लिए थोड़ा रुकना उचित रहेगा। हमारा अनुमान है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में 6 से 9 महीने में 1820-1825 के टारगेट दिखा सकता है। तो जिनके पास है वो बने रहें, और जो नई खरीदारी करना चाहते हैं वो थोड़ा सा करेक्शन का इंतजार। ठीक है, 1800-1825 के लेवल दिखा सकता है LG इलेक्ट्रॉनिक्स। जिनको नई खरीद करनी है आप डिप्स पर खरीदिए इसको। थोड़ा डिप तो आया है, 1710 रुपये के आसपास की लिस्टिंग है, 1721 रुपये तक भाव गया। और ये देखिए फिलहाल 1657 रुपये के आसपास ये शेयर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई। इसमें कोई दम नहीं है। और हमने देखा कि एक झटका लगा, RBL बैंक का शेयर 289 रुपये तक गिरा, फिर एक रिकवर करके 1-1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। तो ये स्थिति है। हालांकि अभी भी 52 हफ्ते के निचले 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर आप ये RBL बैंक का शेयर कारोबार कर रहा है और बहुत अच्छे रिटर्न्स RBL बैंक ने कमा के दिए हैं। इसको पहले RBL बैंक को रत्नाकर बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, बाद में नाम इनका चेंज हो गया, RBL बैंक हो गया जब लिस्ट हुई। तो राजेश जी, आपसे एक फंडामेंटल व्यू चाहिए शेयर को लेकर। RBL बैंक ने पैसे अच्छे बना के दिए हैं,
अब ये जब खबर आएगी तो आएगी, शायद बैंक चाहता नहीं है कि अब ये इन चीजों को लेकर स्पेकुलेट किया जाए। आप इस पर क्या राय देंगे? आरबीएल बैंक आपको लगता है कि अभी भी स्ट्रेंथ काफी अच्छी है और शेयर अभी और चलेगा? दो बार देखें तो पिछले 1-2 क्वार्टर्स में थोड़ा सुधार आया है। एक बड़ा अकाउंट इनका एनपीए हो गया था पिछले जी। 1-2 साल पहले। उसके प्रभाव के कारण से बैंक में बड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन मुझे लगता है कि वो सब चीजें पीछे छूट गई है, अब हल्के-हल्के सुधार आ रहे हैं और इन वैल्यूएशंस में बहुत ज़्यादा कुछ खराबी नज़र नहीं आ रही अनलेस कि अनटिल कि आगे आने वाले दिनों में कोई बहुत ज़्यादा एनपीएज़ वगैरह बढ़ते हुए नज़र आएँ। तो इन वैल्यूएशन पे मैं समझता हूँ कि किसी की रिस्क एपेटाइट अच्छी हो तो एक छोटा एक्सपोज़र इसमें लिया जा सकता है, 325-330 के टारगेट के। आरबीएल बैंक को लेकर ये व्यू है राजेश जी की ओर से। अलावा बजाज ऑटो की बात करें, यहां पर भी हल्की फुल्की बाइंग हो रही है। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये देखिए जीएसटी कट का इतना बड़ा रिफॉर्म आया और बाजार ने धीरे धीरे उसको एब्जॉर्ब भी कर लिया, लेकिन ये एफएमसीजी वाले शेयर चले नहीं, इन्होंने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया और ये भी कहा जा रहा था कि नहीं, इस पर खास असर पड़ना भी नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि लोग कोई चीज़ सस्ती हो तो दो टूथपेस्ट लेके आ जाएं, 2 साबुन खरीद लें, वो तो ज़रूरत के हिसाब से आ जाएंगी। आप ज़रा बताएंगे कि ये कंजम्पशन में एफएमसीजी पैक आपको कैसा लग रहा है, और कोई अगर शेयर अच्छा लग रहा है सर आप उसका भी नाम लीजिए। विषय जी आपने सही कहा कि जीएसटी में भारी गिरावट आई और उससे ऐसा नहीं होगा कि लोग दुगना शैम्पू यूज़ करने लग जाएँगे या दुगना साबुन यूज़ करने लग जाएँगे। अब खपत अपनी जगह रहेगी। हाँ, कुछ ऐसा होगा कि थोड़ा-सा कुछ लोग प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ रुझान बढ़ेगा क्योंकि वो उनके अफोर्डेबल हो जाएँगे, वो जुदा बात है। और जहाँ तक स्टॉक न चलने की बात है, क्योंकि वो सब नंबर्स में जब दिखेंगे तब स्टॉक में परफॉर्मेंस आएगी, जो एक यूफ़ोरिया था जीएसटी कट के बाद का वो आ चुका। अब आगे आने वाले हालात ऐसे हैं कि ये जीएसटी के बाद हमारी उम्मीद है कि अर्बन जो डिमांड थी वो बढ़ेगी और रूरल तो जिस तरीके से मानसून आया है वो अपने आप में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। दूसरे कई राज्यों में आने वाले दिनों में इलेक्शन वगैरह हैं तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ से भी एफएमसीजी वगैरह की डिमांड बढ़ेगी। तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर बेहतर होंगे। ख़ास करके अगर कोई स्टॉक की बात की जाए तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान लीवर पे ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके के इनके प्रोडक्ट्स हैं, कुछ एक प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जो 1000 करोड़ के ऊपर की सेल दिखाते हैं, 60-70 हज़ार करोड़ की सालाना सेल है और जो वैल्यूएशन पर अभी ये ट्रेड कर रहा है मुझे लगता है कि बहुत कम्फर्ट दे रहा है। मोमेंटम है नहीं इसलिए शॉर्ट टर्म का प्ले हो नहीं सकता है, बट लंबी अवधि के लिए मैं समझता हूँ कि एफएमसीजी पैक में हिंदुस्तान लीवर, इमामी, मैरिको ऐसी कुछ एक कंपनियाँ हैं, जहाँ बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इमामी, मैरिको, इन पर आप ध्यान देके चलिए और ये आपको पैसे बना के दे सकते हैं। आसपास के प्राइसेस हम देख रहे हैं, करीब 4% के आसपास की नरमी है। राजेश जी, आप जरा एक बार बताइए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। मुझे याद है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एक बार आपने जिक्र किया था कि अगर किसी को सोचना है बैंकिंग में तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक अच्छा विकल्प हो सकता है। थोड़ी पुरानी बात हो गई। अभी क्या रहा है सर आपकी शेयर को लेकर? हम इसमें अभी भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। अभी आप देखो जो भी नंबर्स आए, किसी भी पैरामीटर्स में आप देख लो, चाहे वो बॉटम लाइन हो, एनआईआई हो, ग्रॉस एनपीएस हो, प्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, सब में बीट दिया है नंबर्स के हिसाब से। और सिर्फ इस क्वार्टर में नहीं, पिछले कुछ एक क्वार्टर से लगातार बैंक ने अच्छी प्रदर्शन दिखाई है। और पूरे पीएसयू बैंकिंग स्पेस में अगर आप देखेंगे मिड कैप वाले में, तो सबसे बेहतर पायदान पे ये बैठता है परफॉर्मेंस वाइज़। कुछ नए क्यूआईपीस भी इन्होंने किए, नंबर्स अच्छे आए, टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, सारी चीज़ों पे अच्छे हैं। ये गिरावट आपको एक बहुत अच्छा मौका दे रही है अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो। हमारी इसमें कई क्वार्टर्स से खरीदारी की सलाह चल रही है, हमने रिपोर्ट भी कवरेज कर रखी है और अभी भी हम मान के चलते हैं कि इसमें खरीदारी करनी चाहिए। ये एक राय इस वक्त हमें मिलती हुई बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इस वक्त नंबर्स जो है वो भी आप अपने स्क्रीन पर फ्लैश होता देख रहे हैं और राजेश अग्रवाल जी का टेक भी इस वक्त आपने सुना। लेकिन
राजेश अग्रवाल जी, आपसे मैं एक टेक जानना चाहूंगी इस वक्त सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट के अप्रोचेस पर। गुड आफ्टरनून टू यू। ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम डाउन ट्रेंड्स देख रहे हैं, लेकिन ऑटो सेक्टर में रफ्तार नजर आएगी जरूर। जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन से हमने देखा है इस सेक्टर में अप मूव्स देखने को मिले हैं। अब यहाँ से आगे दिवाली और फेस्टिव डिमांड और कंजम्पशन में लगातार बढ़ोतरी है ही। गिरावट में आपके हिसाब से ऑटो सेक्टर को कैसे प्ले आउट करना चाहिए? गुड आफ्टरनून मानसी जी। आपने सही कहा कि जीएसटी की जो नई छूट दी गई और उससे ऑटो में बहुत अच्छा अपसाइड देखने को मिला। दूसरी जो पेंटअप डिमांड थी, फेस्टिव डिमांड है, आगे आने वाले दिनों में शादियों का सीजन आने वाला है, उससे मुझे लगता है कि और भी बढ़ावा मिलेगा। इस वजह से हमें लगता है कि ऑटो पैक पे बिल्कुल आपकी नज़र होनी चाहिए, पोर्टफोलियो में बिल्कुल इसका योगदान होना चाहिए। कुछ स्टॉक्स की अगर बात की जाए तो फोर व्हीलर में पहली पसंद ऑब्वियसली मारुति ही रहेगा, क्योंकि मार्केट लीडर है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में अगर आप देखें तो। और चाहे एंट्री लेवल की कार हो, चाहे प्रीमियम कार हो, सभी अच्छी तरीके से ली गई हैं, नए लॉन्चेस किए गए हैं। लेकिन उसके अलावा अगर फोर व्हीलर्स में कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है तो इस वक्त हुंडई का लग रहा है, क्योंकि वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत उम्दा पड़ता है। दूसरे एसयूवी कैटेगरी में क्रेटा जो है उनकी, वो लगातार टॉप ऑफ द चार्ट्स रही है। क्रेटा की ईवी मॉडल भी बहुत अच्छी तरीके से लिया हुआ है। इन्होंने एक्सपेंशन अनाउंस कर रखा है जो कि पूरी तरीके से इंटरनल एक्यूरल्स पे होगा। एक्सपोर्ट्स पे भी पूरा ध्यान है। और टू व्हीलर की बात की जाए तो बजाज ऑटो पे ध्यान देना चाहिए, जहाँ न केवल डोमेस्टिक बल्कि विदेशों में भी इनकी अच्छा कारोबार फैला हुआ है, नए लॉन्चेस अच्छे लिए गए हैं, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है। और मुझे लगता है ये कुछ एक स्टॉक्स है जहाँ ध्यान दे, तो अगर आप 9 से 12 महीना का या इस दिवाली से अगली दिवाली तक का लक्ष्य रखें तो एक अच्छी कमाई पे बैठे हों। चलिए, तो बिल्कुल ये एक राय आपको इस वक्त मिलती हुई ऑटो सेक्टर पर, ये नज़रिया जानना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि गिरावट में खरीदारी के मौके मिल रहे हैं सेक्टर में, और सेक्टर में ऑन अ लॉन्गर टर्म प्ले इनफैक्ट यहाँ से एटलीस्ट ईयर एंड तक तो अप मूव्स नज़र आएंगे ही। तो फिर गिरावट में ही मौके ढूंढने चाहिए, और इसीलिए एक फंडामेंटल टेक यहाँ पर हमने आपको दिलवाया। लेकिन सत्र में हुआ है और हम देख रहे हैं कि जो इसके मुकाबले वाली जो कंपनीज हैं वैसे बहुत कम होंगी, लेकिन अब चूंकि लिस्टेड हम पेयर की बात करते हैं तो आप देखिए ब्लू स्टार है, सिम्फनी हो गया, इसके अलावा अगर हम हेवल्स की बात करें, ये सारे के सारे शेयर एक बार जरा स्क्रीन पर लेकर आइए, ये सभी गिरावट के साथ आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। वोल्टास में थोड़ी सी इस वक्त आपको तेजी दिखाई देगी। राजेश जी, आपसे व्यू जानना चाहेंगे, ये थोड़े से नरम हैं, एक नया मेहमान आया है तो उसके स्वागत में सारे के सारे लोग जुटे हुए हैं। आप ज़रा बताइए कि ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में ये स्पेस आपको कैसा लग रहा है, इंक्लूडिंग ईएमएस, और इनमें कोई एक दो अच्छे विकल्प जहां पर वैल्यूएशंस अभी भी रीजनेबल हो, वो कौन से हैं? अभिषेक जी, ये किनके लिए है? मेरे लिए या जैन साहब के लिए? सर बिल्कुल आपके लिए सर। देखिए, जैसे थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की लिस्टिंग की, तो वाकई में एक बहुत शानदार कंपनी है। और सबसे अच्छी बात है कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स है इनके पास, कॉस्ट एफिशिएंसी है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, डेट फ्री है, ब्रांड की लेगेसी तो 3 दशक से है ही, कोई डाउट ही नहीं है। और मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपेंशन कर रहे हैं, करीब $600 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करके श्री सिटी में। अब दूसरी कंपनियों को जब सामने में रख के हम बात करें, तो मुझे लगता है कि जो भी नाम आपने अभी गिनाए, उसमें प्रोडक्ट प्रोफाइल जो है, कोई एसी की कंपनी है, कोई फ्रिज की कंपनी है, पूरा प्रोडक्ट बास्केट जो है इनका ज्यादा है बनिस्बत के दूसरों के। लेकिन उन सबके बीच में भी मुझे लगता है ब्लू स्टार पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर वैल्यूएशन की बात की जाए या उनके घरेलू कारोबार की बात की जाए, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा है, रिटर्न रेशियोज भी बेहतर हैं। तो मुझे लगता है कि एलजी के अलावा अगर कहीं ध्यान देना हो उस स्पेस में, तो ब्लू स्टार इस वक्त हमें अच्छा लग रहा है। ब्लू स्टार अच्छा लगता है, और ये सही बात है कि एलजी से कंपेयर तो फिर नहीं कर सकते, क्योंकि एलजी के पास सब कुछ है, टीवी भी है, फ्रिज भी है, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, एसी, एक लंबी चौड़ी रेंज है, और करीब 1000 से ज़्यादा तो उनके सर्विस सेंटर हैं एलजी के देश भर में, 13,000 से ज़्यादा इंजीनियर्स हैं, तो ये एक जाइंट है।
लेकिन अगर आपको कोई और शेयर चुनना है तो ब्लू स्टार का नाम लिया है राजेश जी ने, इस पर आप भरोसा करके चल सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद कुछ इंटरेस्ट, और आज एक ही सत्र में 12% ऊपर है। एक और छोटी साइज की कंपनी और एक क्विक आपसे जवाब जानना चाहेंगे राजेश अग्रवाल जी। वो कंपनी है लैंडमार्क कार्स। इसके अच्छे नंबर्स आए, अच्छे रेवेन्यू उन्होंने पोस्ट किए और उसके बाद शेयर में हमने देखा कि आज 11-12% के आसपास की तेजी बनी। हालांकि बहुत ही छोटे साइज की कंपनी है, 3000 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं होगा। जो लोग निवेश के नजरिए से ऐसे कंपनीज के बारे में विचार करते हैं, आप उनको कैसे गाइड करेंगे सर, और ये शेयर आपको कैसा लग रहा है? ये नंबर्स अच्छे आए नो डाउट, बट बेस बहुत छोटा था, इस वजह से अच्छी खासी जंप देखने को मिली। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो रिजल्ट्स का एक यूफोरिया कह लीजिए या रिजल्ट्स के जो पॉजिटिविटी थे ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंट हो गए, तो इस वक्त नई खरीदारी की कोई सलाह नहीं रहेगी। कोई करेक्शन आता है तो देख सकते हैं, बट रेदर मैं कहूंगा कि ऑटो में अच्छे प्लेयर्स हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले मानसी से डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें डायरेक्ट प्लेस जैसे हुंडई हो या मारुति हो, बजाज ऑटो, वो लॉन्ग टर्म के लिए वो ज्यादा बेहतर। ठीक है, बजाज ऑटो, हिंडई, मारुति, इन पर भरोसा कीजिए। बेस भी छोटा था, उसके चलते नंबर अच्छे आए और कंपनी की साइज़ भी छोटी है। तो ऐसे जो होता है ना, बीटा हाई होता है, काफ़ी ज़्यादा ये वोलेटाइल भी हो सकते हैं और इस तरह के स्विंग्स मतलब ये हेल्दी नहीं होते हैं। कोई शेयर अगर अचानक से 12% चढ़ जाए तो मामला थोड़ा सा ना गड़बड़ होता है। ज़्यादा तेज़ी या फिर ज़्यादा मंदी ये सेहत के लिए ठीक नहीं होती है। चलिए क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे, 1 मिनट के आसपास का समय रह गया है। होते होते 12 में से 3 शेयर मजबूती वाले रहे और 9 शेयर कमज़ोरी वाले रहे हैं। चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय हो गया है। राजेश जी, राजेश पालविया जी, राजेश अग्रवाल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और तमाम शेयरों पर अपने ट्रेडिंग फंडामेंटल व्यू हमसे शेयर करने के लिए और हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इस शो में इजाज़त। एक छोटे से ब्रेक के बाद कराएंगे आपकी कल की तैयारी। आपने जाएगा नहीं। नमस्कार।